चलेंगे। 6 नंबर से आज आपका है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? चीन तालिबान अधिकारी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, अब बात करें चीन की, बात करेंगे तालिबान अधिकारी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया। अभी तक हम लोगों ने तालिबान को, सरकार को अभी तक हमने मान्यता नहीं दी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चीन तालिबान अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, क्या नाम है? तालिबानी अधिकारी का नाम क्या है? बिलाल करीमी। ठीक है, खबर में क्यों रहा? तो बीजिंग चीन में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में तालिबान द्वारा नामित अधिकारी बिलाल करीमी को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस तरह इसने काबुल में तालिबान द्वारा संचालित सरकार की वैधता को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। इस तरह इसने काबुल में तालिबान के द्वारा संचालित सरकार को, ठीक है, बाध्यता दे दी है औपचारिक रूप से। अगर बात करेंगे तो युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से अमेरिकी नौसैनिक की वापसी के बाद अगस्त 2021 में तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने पाकिस्तान और रूस के साथ मिलकर काबुल में अपना दूतावास बनाए रखा है। ठीक है, मतलब काबुल में दूतावास किसका किसका है? ठीक है, चीन ने पाकिस्तान पाकिस्तान और का और रूस के चीन का। साथ। ठीक है, हाँ बिल्कुल हम्म, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चीन सोच रहा है ना बिल्कुल। सर कि वहां भी अपना फिर बिछाएगा जाल अपना फंसाने के तालिबान को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही सोच रहा है कर्ज थी देगा तो यहाँ सर, पे। कर्ज देगा, उसका जगह का इस्तेमाल करेगा। हाँ हाँ, वो चीन हर जगह करता है। अधिकारी का नाम बस ध्यान में रखिए, अधिकारी का नाम क्या है? बिलाल करीमी। ठीक है, तो अगर पूछेगा हाल फिलहाल में कौन सा देश, ठीक है, तालिबान अधिकारियों को राजनयिक दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है, तो चीन बन गया है। ठीक है, अब भारत में चीन का मतलब जो अस्थाई बात करेंगे वो जो था, क्या बोलते हैं, वो बंद भी हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजदूत असेंबली सर। असेंबली बंद हो गया है, एम्बेसी। ठीक है, तालिबान का बंद हो जो गया एम्बेसी, जो चीन का। अफगानिस्तान एम्बेसी बंद हो गया। हाँ, चीन का नहीं, तालिबान का, मतलब अफगानिस्तान का। तालिबान। पपुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, खबरों में रहा है। ठीक है, तो माउंट भारत ने माउंट उलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है। ठीक है, तो भारत ने माउंट उलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद पपुआ न्यू गिनी को हमने $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता की है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों रहा? था दक्षिण भारत देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, उलावुन, क्या नाम है, उलावुन में विस्फोट से हवा में 15 किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर 9.3 मील तक धुआं दिखाई दिया। देश के, ठीक है, क्या नाम है जगह का नाम, देश के जियो हजार्ड्स मैनेजमेंट डिवीजन ने कहा कि कई वर्षों के बाद ऐसा पहला हुआ है। ठीक है, तो हमने मतलब दिया है, क्या दिया, राहत दिया है। ठीक है, क्या दिया है, राहत कोष दिया है। किसे दिया हम लोगों ने? तो पपुआ न्यू गिनी को दिया है। ठीक है, कितना दिया है राहत सहायता हम लोगों ने, कितना दिया है? तो $1 मिलियन को दिया है। ठीक है, और ये दक्षिणी प्रशांत देश के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या? उलावुन, क्या नाम है? उलावुन। उलावुन में विस्फोट हुआ जिससे हवा में 15 किलोमीटर, ठीक है, तक धुआं दिखाई दिया। और देश के जियो हजार्ड्स मैनेजमेंट डिवीजन ने कहा कि कई वर्षों के बाद सबसे मतलब क्या था, महत्वपूर्ण विस्फोट था। इतना आपको ध्यान में रखना है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर का प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, कौन सा? जैस्पर। ठीक है, तो जैस्पर का प्रभाव आपको कहाँ देखने को मिला? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात जैस्पर का प्रभाव आपको देखने को मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। खबरों में क्यों है? तो ऑस्ट्रेलिया से टकराया उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर निम्न दबाव प्रणाली में कमजोर हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आया उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर को प्रभावित किया, ध्यान में रखिएगा। चक्रवात ने 5 स्तरीय पैमाने पे श्रेणी 2 के तूफान के रूप में क्वींसलैंड राज तट को पार किया, जिससे कम आबादी वाले क्षेत्र को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ मतलब प्रभावित किया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में तूफान आया। ठीक है, क्योंकि इस तूफान बोले चक्रवात आया जिसका नाम क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नाम क्या है? जैस्पर। क्या नाम है इसको? जैस्पर नाम है। ठीक है, ध्यान में, जैस्पर तूफान कहाँ पे है, चक्रवात? तो ऑस्ट्रेलिया में आया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो कर्क और मकर रेखा के मध्य में इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पे होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति? क्या बताएंगे? कर्क के मध्य। कर्क और मकर रेखा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कर्क और मकर रेखा का मतलब क्या होता है? तो मध्य में होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? कर्क और मकर रेखा के मध्य में होती है। ठीक है, गति की बात करेंगे। व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी के प्रभाव के कारण सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ठीक है, व्यापारिक गति की बात करेंगे तो व्यापारिक पूर्वी पवन की पेटी के प्रभाव के कारण सामान्यतः इसकी गति किधर होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। अब इंडोनेशिया में मेरापी में, ठीक है, इंडोनेशिया में मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, खबरों में यहाँ भी रहा है। ठीक है, तो मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, क्या बताएंगे?
इंडोनेशिया में इंडोनेशिया। हुआ था। इंडोनेशिया के मरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में माउंट मेरापी पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसमें ज्वालामुखी की राख हवा में 3000 मीटर तक ऊंची हो गई। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी, ठीक है, बीएनपीबी के अनुसार ज्वालामुखी की ऊंचाई 28 से 91 मीटर थी, अप्रोक्स 3000, ठीक है। इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पे स्थित है। इंडोनेशिया कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पे स्थित है, ठीक है। और रिंग ऑफ फायर पे बहुत अधिक मतलब क्या होती है? ज्वालामुखी घटना होती भूकंप। रहती है। बिल्कुल। इंडोनेशिया की बात करें तो लगभग 17,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। कितने द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया बना है? 17,000 द्वीपों से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लोगों ने एक और भी मतलब ज्वालामुखी देखा था। कौन सा ज्वालामुखी देखा था? ठीक है, पपुआ न्यू गिनी में माउंट, क्या नाम था ज्वालामुखी का नाम? ठीक है, ओलाविन से ओलाविन। उलावुन। क्या नाम है? उलावुन, ठीक है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी की बात करेंगे, कौन सा ज्वालामुखी है? ठीक है, क्या ओलाविन बताएंगे इसका? इसमें तो मेरापी, ठीक है। इंडोनेशिया में कौन सा है? मेरापी। मेरा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेशल्स में विस्फोट के बाद आपातकाल खबरों में रहा, ठीक है। सेशल्स में क्या हुआ? विस्फोट हुआ, उसके बाद आपातकाल लगा दिया गया, जो कि चर्चा में था। तो सेशल्स में भीषण विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई, ठीक है। सेशल्स के मुख्य द्वीप माहे पर एक औद्योगिक क्षेत्र में बड़े विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई। विस्फोट में पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर दिया गया। वाणिज्यिक इमारतों और आसपास के आवासों को नुकसान पहुंचा, ठीक है। सेशल के राष्ट्रपति बेबेल राम कलावन ने, ठीक है, बेबेल राम कलावन ने आवश्यक श्रमिकों को छोड़कर सभी को घर में रहने का आदेश मतलब दिया है, ठीक है। सेशल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेशल्स जो आपको हिंद महासागर में, इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में, और सेशल्स की बात करेंगे हिंद महासागर में, 115 द्वीपों वाला द्वीप समूह में विस्तृत है। सेशल्स अफ्रीका में सबसे कम आबादी वाला सबसे छोटा देश है। सेशल्स किस महाद्वीप में पड़ेगा, तो क्या बताएंगे? अफ्रीका। बिल्कुल, सेशल्स की बात करेंगे अफ्रीका में पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, सबसे छोटा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेशल्स आपको अफ्रीका में पड़ेगा और सबसे छोटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, किस महासागर में सेशल्स, क्या बताएंगे? हिंद महासागर। हिंद महासागर में, ठीक है। दुनिया का, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र लगा है, जो कि खबरों में रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र खबरों में रहा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। COP28 के बीच दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। COP28 के बाद, COP28 के बीच दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। प्रमुख चर्चा में क्यों रहा, तो देखेंगे एईडी। एईडी 15.78 बिलियन के निवेश पर निर्मित 950 मेगावाट का चरण 3 हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। एक परैवलिक बेसिन कॉम्प्लेक्स से 600 मेगावाट, एक सीएसपी टावर से, ठीक है, 100 मेगावाट, और फोटोवोल्टिक और पैनलों से, ठीक है, 250 मेगावाट। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार इस परियोजना में दुनिया का सबसे ऊंचा 263.126 मीटर का सौर टावर और 5907 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली सबसे बड़ी थर्मल ऊर्जा भंडारण क्षमता शामिल है। यह परियोजना 44 वर्ग किलोमीटर को कवर करती है और इसमें सूर्य की गति पर नजर रखने वाले 70,000 हेलियोस्टेट शामिल हैं। तो क्या था चर्चा में, तो COP28 के बीच दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो दुनिया में सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया है? दुबई। दुबई में किया गया, ठीक है। COP28 कहाँ पे हुआ है? दु, दुबई में। दुबई में हुआ, ठीक है। COP29 कहाँ पे होगा? अजरबैजान बाकू में होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो एईडी के 15.7 बिलियन के निवेश पर निर्मित 950 मेगावाट का चरण 3 हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। एक परैवलिक बेसिन कॉम्प्लेक्स से 600 मेगावाट, ध्यान रखेंगे, सीएस, क्या लिखा हो, सीएसपी टावर से 100 मेगावाट, फोटोवोल्टेइक पैनल से 250, मतलब टोटल कितना? 950 मेगावाट है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। सौर ऊर्जा टावर के ऊपर पिघला हुआ नमक, ठीक है, रिसीवर एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सौर विकिरण को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए, ईरान ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा नियम हटाए। ईरान ने क्या किया? भारत सहित 33 देशों के वीजा नियम को मतलब क्या किया? हटा दिया है, ठीक है। ईरान ने भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा आवश्यकताओं को छूट दी है, मतलब भारत के अलावा, ठीक है, भारत सहित मतलब कितने देश है? 33 देश है, जहाँ पे वीजा आवश्यकताओं में मतलब छूट दी है। और किस प्रकार का छूट मिला वो भी देखेंगे। तो ईरान ने 33 और देशों के
आगंतुकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को एकाएक रद्द करने का निर्णय लिया, एक तरफा रद्द करने का निर्णय लिया। सूची में रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान, संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल है। इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटकों के लिए आवागमन को बढ़ावा देना है, दुनिया भर में देशों को अधिक आगंतुकों को आकर्षित करना है। इसमें सूची में पाकिस्तान नहीं है। ईरान के सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और हस्तशिल्प मंत्री इज्जतुल्लाह जगरहामी ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास ईरान के विरोधी अभियानों को बेअसर कर सकते हैं। फैसले के परिणाम स्वरूप भारत समेत 45 देशों या क्षेत्रों के लोग बिना वीजा के ईरान जा सकेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको ईरान जाना है तो वहां पे वीजा लगने की कोई भी आवश्यकता नहीं, बिना वीजा के ही आप ईरान जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने लोगों का भी हाल फिलहाल में दिया है? 35 देशों को दिया है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया? 45 देश हो गया ऐसे। ठीक है, समझ गए ना? आप चलते हैं, जी ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा हुई है। ठीक है, चर्चा में रहे हैं। ठीक है, तो ओमान के सुल्तान सुल्तान हैथम बिन तारिक, क्या नाम है सुल्तान का? सुल्तान का नाम क्या है? हैथम बिन तारिक। बिल्कुल, हैथम बिन तारिक का मतलब क्या? भारत की यात्रा, भारत की राजकीय यात्रा पे रहे। अब देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने लगभग 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक विजन दस्तावेज पर सहमति व्यक्त की। भारत और ओमान ने भविष्य के लिए भारत ओमान संयुक्त विजन साझेदारी को अपनाया, जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए मंच तैयार कर रहा है और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए मार्ग तैयार कर रहा है। ठीक है, दोनों देशों ने $300 मिलियन के ओमान भारत निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की। दोनों देशों ने ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की हिंदी पीठ की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ओमान का जो यहाँ ओमान के सुल्तान जो थे, ओमान में क्या है? राजतंत्र है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है? राजतंत्र है। ठीक है, ओमान के सुल्तान की बात करेंगे, उनका भारत यात्रा हुआ है, राजकीय यात्रा पे थे। ठीक है, नाम क्या है? सुल्तान हैथम बिन तारिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से लगभग कितने 10 प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विजन दस्तावेज में मतलब क्या की सहमति व्यक्त की है। ठीक है, ध्यान में रखना है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, खबरों में रहा है। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अगले साल राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्यों नहीं लड़ सकते हैं? रीजन क्या है? एक ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने 4-3 से फैसला सुनाया कि ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद के योग्य उम्मीदवार नहीं है। यह पहली बार है कि अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया। तो यहाँ पे बात करेंगे किस कोर्ट ने फैसला दिया है। ठीक है, इस कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है इसका? कोलोरेडो, कोलोराडो ने फैसला दिया। कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे राज्य का भी अपना कोर्ट होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपना फैसला दिया से भाई साहब से चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन आज सर फैसला आया कि अब लड़ सकते हैं। आज पेपर में क्या लड़ सकता है सर? क्या है सर? अच्छा, आज हाँ ठीक है, वो तो पता है, लड़ ही सकते हैं भाई, इसको बाहर तुम नहीं कर सकते हो इतने बड़े वो को। ठीक है, लेकिन आज के पेपर में जो भी दिया हो, लेकिन यहाँ पे फैसला दिया गया था, वो ध्यान में रखिएगा। फैसला को पलट दिया गया, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे किस धारा का प्रयोग किया गया? 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल करके ये फैसला सुनाया गया था 4-3 से। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जो बाइडेन की बात करें 46वें राष्ट्रपति है। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति वही बनेगा जो जन्म से अमेरिका का नागरिक होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। जो जन्म से अमेरिका का नागरिक होगा वही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, दूसरा कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अब चले, अंगोला के ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। ठीक है, अंगोला की बात करेंगे, ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, ध्यान में रखिएगा। अब ओपेक में देशों की संख्या कितनी है? 12 हो गई है। नहीं, 12 हो गई कि 13 है? 12। ठीक है, 12 है। ठीक है, अब ओपेक में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 12 हो गई है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश, अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश अंगोला ने ओपेक से हटने की घोषणा की। अफ्रीका में दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक अंगोला ने कहा कि वह अपने उत्पादन लक्ष्यों पर असहमति के बाद ओपेक छोड़ रहा है, जो सऊदी अरब की अध्यक्षता वाले तेल कार्टेल के लिए झटका है। ठीक है, मतलब अध्यक्षता कौन करता है इसमें? सऊदी अरब करता है। अंगोला 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था, लेकिन अपने उत्पादन को कम करने के प्रयासों को लेकर हाल ही बैठकों में सऊदी अरब के साथ उसका टकराव हो गया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की बात करें, ओपेक होता है एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसे 1960 में बगदाद के सम्मेलन में वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बना था कहाँ पे? तो ध्यान में कि वेनेजुएला कहाँ पे बना था? बगदाद में बना था, लेकिन इसकी मुख्यालय कहाँ पे है?
लेकिन इसके मुख्यालय की बात की, इसको वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय कहाँ पे इसका, क्या बताएंगे? वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है, ठीक है। बना था कहाँ पे? बगदाद सम्मेलन में बना था, ठीक है। शामिल कौन कौन थे वहां पे? वेनेजुएला, ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत शामिल थे, ठीक है। कब बना था? 1960 में बना था। मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है ओपेक में? अब कितने सदस्य देश है? 12। कितने 12। सदस्य थे? 12 सदस्य थे, ठीक है। अलग होने वाला सदस्य देश कौन? अलग कौन हो गया? अंगोला अलग हो गया, ठीक है। ओपेक का लक्ष्य विश्व बाजार में तेल की कीमत को स्थापित करने के लिए तेल की आपूर्ति को सुचारू बनाना है, जिसमें से उतार चढ़ाव से बचा जा सके, जो क्रय और उत्पादक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। तेल का कीमत कौन तय करेगा? तो ओपेक ही तय करता है विश्व में तेल का कीमत तय है, ठीक है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में पेट्रोलियम बैरल से ही आता है, 159। 159 लीटर होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलेंगे। कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ खबरों में रहा है, ठीक है। कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में क्या किया गया? तोड़फोड़ किया गया। भारतीय अमेरिकी कांग्रेसियों सहित 3 अमेरिकी सांसदों ने कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ के मतलब कड़ी निंदा की है। कैलिफोर्निया के नेवार्क में कैलिफोर्निया के नेवार्क में स्वामीनारायण मंदिर में भारत विरोधी भित्ति चित्रों के साथ तोड़फोड़ की गई और पुलिस इन मामले में संभावित घृणा अपराध के रूप में जांच कर रही है। कांग्रेसी रो खन्ना, ठीक है। कांग्रेसी रो खन्ना, कांग्रेसी समय, कांग्रेसी का कहने का मतलब क्या? संसद होते हैं वहां पे, ठीक है। कांग्रेस का मतलब वहां पे संसद को कहते हैं। कांग्रेसी रो खन्ना जो सिलिकॉन वैली में स्थित कैलिफोर्निया के 17वें कांग्रेसनल जिले में प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने अपने जिले में स्थित इस मंदिर के विरूपण की निंदा की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, अमेरिका के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई है जो कि कैलिफोर्निया में है, ठीक है। आगे आते हैं। मिस्र में इजरायल हमास युद्ध खत्म करने का दिया प्रस्ताव। चर्चा में क्यों था? मिस्र ने इजरायल और हमास के बीच में चल रहे युद्ध को समाप्त करने का 3 चरण की योजना का प्रस्ताव रखा है। योजना के पहले चरण में इजरायल से हमास के लिए अपने सैन्य अभियानों में से, ठीक है, 2 सप्ताह के लिए रोकने की उम्मीद की जाएगी। क्या है समझिएगा, 3 चरण होंगे। तो इस पहला चरण क्या होगा? तो पहले चरण में इजरायल से हमास के लिए अपने सैन्य अभियानों को 1 से 2 सप्ताह के लिए रोकने की उम्मीद की जाएगी, मतलब 1 से 2 सप्ताह के लिए रोक देना है। दूसरे चरण में हमास के द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के शवों के बदले इजरायल द्वारा रखे गए हमास आतंकवादियों के शवों को आदान प्रदान का समझौता शामिल है, ठीक है। सबसे पहले दूसरे चरण में हमास के द्वारा जो बंधक बनाए गए इजरायली बंधक के शव जो है, मतलब उसका बॉडी जो है, उसको मतलब इजरायल को लौटा देगा और इजरायल के द्वारा रखे गए हमास आतंकवादियों के शव के आदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है, एक दूसरे को दे दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा चरण क्या है? तीसरे चरण में एक सभी के लिए सौदा शामिल है, जिसका अर्थ है इजरायल अपनी जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों को वापस कर देगा, सैनिकों सहित शेष इजरायली बंधकों को जिन्हें हमास ने कैद रखा है, ठीक है। मतलब एक में क्या करेगा? इजरायल हमास के बंधकों को वापस करेगा और हमास या फिर फिलिस्तीन की बात करेंगे तो इजरायल के बंधकों को वापस करेगा। समझ गए? सबसे पहले क्या युद्ध को रोकना है, दूसरा में क्या करना है? बॉडी को एक्सचेंज करना है, तीसरा में क्या करना है? बंधकों को एक्सचेंज करना है, ठीक है। ये सुझाव किसने दिए? ये सुझाव किसने दिया? अरे किसने दिया सुझाव? पढ़ रहे हैं, किसने ये सुझाव दिया है ये? हेलो? हाँ सर। अरे किसने सुझाव दिया? इतना सा मिस्र ने सुझाव दिया है ये करने के लिए। कमाल है, चुपचाप सुनते रहते, बोलना भी होता है ना। बताते रहा हूँ, ये जो सुझाव जो दिया गया है इजरायल और मतलब क्या ये हमास के बीच में, मिस्र ने सुझाव दिया है। प्रस्ताव किसने दिया है? मिस्र ने दिया है, ठीक है। कहानी नहीं सुनना है, ठीक है, प्रतिक्रिया भी व्यक्त करनी है। नाइजर ने, ठीक है, फ्रैंकोफोन नेशंस के सभी सहयोग निलंबित किए। नाइजर ने फ्रैंकोफोन नेशंस से सभी सहयोग निलंबित किए हैं। चर्चा में क्या है? नाइजर ने फ्रैंकोफोन नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सभी सहयोग निलंबित कर दिए हैं। पश्चिम अफ्रीका में स्थल युद्ध देश, ठीक है, नाइजर ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है, फ्रैंकोफोन नेशंस के साथ सभी सहयोग मतलब क्या कर दिए? निलंबित कर दिए हैं। इसे धीरे धीरे पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रांस के साथ संबंध तोड़ दिए हैं, ठीक है। सेना ने जुलाई में तख्ता पलट करके सत्ता पे कब्जा कर लिया, जिसकी फ्रांस और अन्य पश्चिमी सहयोगी ने कड़ी निंदा की। फ्रेंच भाषा को अपनी पहली या दूसरी भाषा के रूप में उपयोग करने वाला देश फ्रैंकोफोन नेशंस कहलाते हैं। अब फ्रैंकोफोन नेशंस कौन है? तो फ्रेंच भाषा को अपनी पहली या दूसरी भाषा के रूप में उपयोग करने वाले नेशंस को फ्रैंकोफोन नेशंस कहते हैं। फ्रैंकोफोन नेशन से अपने संबंध किसने जुड़े? तो नाइजर ने।
ठीक है। नाइजर ने फ्रैंकोफोन नेशंस के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ अपनी सहयोग मतलब क्या क्या निलंबित कर दिया है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थल युद्ध देश नाइजर ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोन नेशंस के साथ अपने सभी सहयोग निलंबित कर दिए हैं। इसे धीरे धीरे पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रांस के साथ संबंध भी तोड़ दिए। मतलब नाइजर पे किसका अधिकार था? फ्रांस का अधिकार हुआ फ्रांस। करता था। सेना ने जुलाई में तख्ता पलट करके सत्ता पे कब्जा कर लिया, जिसकी फ्रांस और अन्य पश्चिमी सहयोगियों ने कड़ी निंदा की। पश्चिमी भाषा को अपनी फ्रेंच भाषा को अपनी पहली या फिर दूसरी भाषा के रूप में उपयोग करने वाले नेशंस को क्या बोलते हैं? फ्रैंकोफोन नेशंस कहते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यस सर। आप चलते हैं वेनेजुएला में वेनेजुएला में हुआ है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का काम है रिफरेंडम। वेनेजुएला में जनमत संग्रह और ठीक है एक्स से क्या लिखा है? एक्स इससे क्यूबोको पर दावा किया गया है। ठीक है, तो वेनेजुएला में नागरिकों ने ठीक है इससे क्यूबोको क्षेत्र में भाग्य पर मुहर लगाने के लिए जनमत संग्रह में मतदान किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने लोगों के जनादेश की सराहना की है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो वेनेजुएला में नागरिकों ने ठीक इससे क्यूबोको नामक विवादित क्षेत्र के भाग्य पर मुहर लगाने के लिए जन्म संग्रह पर में मतदान किया। वेनेजुएला 95% से अधिक लोगों ने क्षेत्र में एक नया राज्य स्थापित करने की मंजूरी दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने लोगों को जनादेश की सराहना की है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला में रेफरेंडम कराया गया है। ठीक है, और रेफरेंडम में क्या बात कही गई है? वेनेजुएला के नागरिकों ने ठीक है इससे क्यूबोको क्षेत्र में भाग्य पर मुहर लगाने के जनमत संग्रह में मतदान किया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने लोगों को जनादेश की सराहना किया। कितने प्रतिशत लोगों ने मतलब वोट दिया पक्ष में, नया राज्य बनाने के पक्ष में? 95% से अधिक 95। लोगों ने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। 2015 में संयुक्त अमेरिका के तेल दिग्गज ठीक है एक्सॉन मोबिल द्वारा ठीक है इससे क्यूबोको तट पर पानी में तेल की खोज की गई थी। गुयाना जो तेल समृद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करता है, ने मतदान द्वारा क्षेत्र पर कब्जे के प्रयास के रूप में निंदा की है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वेनेजुएला को किसी भी ठोस कार्रवाई से परहेज करने का आदेश दिया है, जो किसी भी यथास्थिति को बदल सकता है। वर्तमान में इससे क्यूबोको क्षेत्र पर गुयाना का अधिकार है। किसका अधिकार है? गुयाना का गुआना का। अधिकार है। वेनेजुएला के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी ये चर्चा, ये क्षेत्र विवादित क्षेत्र है। किसके किसके बीच में विवाद हो गया? तो गुयाना वर्सेस वेनेजुएला गुआना। ठीक है वेनेजुएला। गुआना। तो वेनेजुएला ने क्या कर दिया? रेफरेंडम करवा लिया। ठीक है, तो भाई साहब इस क्षेत्र को क्या किया जाता है? जनता ने बोला इस क्षेत्र को अपने देश में शामिल करना से 95% से अधिक लोगों ने क्षेत्र का नया राज्य स्थापित करने की मंजूरी दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने लोगों की मतलब क्या की? सराहना भी की है। क्या क्या है? ठीक है, सराहना भी किया है। ठीक है, 2015 में संयुक्त अमेरिका की तेल दिग्गज जिसका नाम क्या है? एक्सॉन मोबिल द्वारा एसए क्यूबोको तट पर पानी में तेल की खोज की गई थी। उसी के बाद गुयाना जो कि तेल समृद्ध क्षेत्र को नियंत्रित करता है, ने मतदान द्वारा क्षेत्र को अपने कब्जे में प्रयास के रूप में निंदा की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वेनेजुएला को किसी भी ठोस कार्रवाई से परहेज करने का आदेश दिया है, जो ठेस की यथास्थिति को बदल सकता है। ठीक है, वर्तमान में एसए क्यूबोको क्षेत्र पर गुयाना का अधिकार है। ध्यान में रखिएगा। लेकिन वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार भी है। मतलब इसमें वेनेजुएला चाह रहा है क्षेत्र जो है उसके पास आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? तेल क्षेत्र है। जबकि इस पे अधिकार किसका है? तो अधिकार इसका गुयाना का है। यूएई ने अल्टर्स फंड बनाने की घोषणा की। अल्टर्स फंड कौन सा फंड है? अल्टर्स फंड। ठीक है, यूएई ने अल्टर्स फंड बनाने की घोषणा की है। दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने ठीक है अल्टर्स नामक ठीक है 30 बिलियन का जलवायु कोष बनाने की घोषणा की। तो अल्टर्स फंड जो है किसके लिए है? ठीक है, अल्टर्स फंड की बात करेंगे तो जलवायु के लिए। किसके लिए है? जलवायु के लिए। ठीक है, ये फंड किसने बनाया? दुबई यूएई ने बनाया। किसने बनाया? यूएई ने बनाया। कितने राशि से बनाया? तो 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितनी? 30 बिलियन 30 अमेरिकी बिलियन। डॉलर। आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है। इस फंड का लक्ष्य दशक के अंत तक 250 बिलियन का निवेश आकर्षित करना है, जिससे 25 बिलियन जलवायु रणनीतियों के लिए और 5 बिलियन ग्लोबल साउथ में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा किसके लिए मेनली जो है से मतलब क्या है? क्या है? ध्यान में रखेंगे तो जलवायु के लिए। ठीक है, मेनली। ठीक है, और मतलब साउथ ग्लोबल में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए फंड यहाँ से आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कौन किया है? अल्टर्स फंड के लिए यूएई ने किया है। ठीक है,
अब आते हैं आगे। शब्द अल्टरा। शब्द अल्टरा आमतौर पर एक लैटिन शब्द को संदर्भित करता है जिसका उपयोग अक्सर विभिन्न संदर्भों में परिवर्तन या भिन्नता को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब क्या होता है, परिवर्तन या फिर भिन्नता। नहीं बोलता अल्टर काम मत कीजिए, मतलब अलग काम मत कीजिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो अल्टर फंड किसने बनाया है? तो यूएई ने अल्टर फंड बनाया है। इसका आप लोग क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। एक टॉपिक और भी निपटा ही देता हूं, ठीक है। अर्थव्यवस्था। इसका ये खत्म हो जाएगा ये, तो हम लोग पढ़ेंगे पीडी। अर्थव्यवस्था, ठीक है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग्स में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है उसके बारे में ज्यादा डिटेल से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया में सुधार समय की मांग है। प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, सीईए कार्यालय ने अपने हालिया प्रकाशन में सॉवरेन रेटिंग्स निर्धारित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसियों द्वारा अपनाई गई अपारदर्शी कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया है। वर्तमान में भारत में 3 प्रमुख सीआरआर है। ठीक है, सीआरए 3 है। ठीक है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच द्वारा निवेश ग्रेड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार खबरों में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय के अनुसार सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया में सुधार समय की मांग है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सॉवरेन क्रेडिट रेटर मतलब सीईए कार्यालय ने अपने हालिया प्रकाशन में सॉवरेन रेटिंग निर्धारित करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई अपारदर्शी कार्यप्रणाली के महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित किया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन होता है? जिससे बात करेंगे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, फिच क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, सबके सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। आप देखेंगे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, इसको जरा समझिए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की सरकारों की उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती है। तो भाई साहब किस सरकार की कितनी रहेगी, जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसको उतना मार्केट में इन्वेस्ट मिलेगा। इसके लिए वह इकोनॉमिक मार्केट और रणनीतिक जोखिम को आधार मानकर यह रेटिंग देती है कि एक देश में भविष्य में अपनी देनदारियों को चुन सकेगा या नहीं चुन सकेगा। यह विदेशी ऋण बाजारों में बॉन्ड जारी करने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मूडीज, फीच, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्या है? ये रेटिंग देने वाली एजेंसी है। किस प्रकार की रेटिंग देने वाली एजेंसी है? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे सबके साथ सॉवरेन रेटिंग्स देती है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग कौन कौन एजेंसी है भारत में? क्रेडिट रेटिंग वाला मूडीज है अमेरिका का, फीच भी अमेरिका का, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स भी वही का है। ठीक है, और ये क्या होता है? सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों की सरकारों के उधार चुकाने की क्षमता के आधार पर सॉवरेन रेटिंग तय करती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे। राज्य वित्त 2023-24 के बजट का एक अध्ययन खबरों में रहा है। आरबीआई ने राज्य वित्त 2023-24 के बजट का एक अध्ययन शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की। राज्य का समेकित सकल राजकोषीय घाटा और सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2020-21 में 4.1% से घटकर 2021-22 में 2.8% हो गया। ये मुख्य रूप से विवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों के कार्यान्वयन कर, आय और गैर आय कर राजस्व में वृद्धि आदि के कारण था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन से राज्यों के लिए कर उछाल में वृद्धि हुई है। यदि राष्ट्रीय आय का उत्पादन में वृद्धि के जवाब में कर राजस्व का आनुपातिक रूप में अधिक बढ़ता है तो वृद्धि मानकर स्थिति कहा जाता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि राज्यों में मौजूदा नई पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना पर लौटने की बढ़ती प्रवृत्ति में उनके वित्त पे भारी बोझ डालेगी। मतलब बहुत सारे राज्य जो है, चाहे राजस्थान है, पंजाब भी बोला कि भाई साहब पुराना पेंशन वाला जो योजना जो था उसको हम लोग शुरू करेंगे। एनपीए जो है ना, न्यू पेंशन वाला स्कीम वाला जो, उसको एनपीएस जो है उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो भाई पुराना पेंशन वाला जब करोगे तो क्या होगा, राज्य के ऊपर मतलब क्या होगा, बहुत अधिक वित्त का दबाव बढ़ेगा, वित्त का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, राज्य वित्त 2023-24 के बजट का एक अध्ययन खबरों में रहा। 23-24 के बजट का एक अध्ययन शीर्षक में वार्षिक रिपोर्ट जारी किएगा। इसमें क्या था, जीएसडीपी मतलब कितना था, 4.1% था, घटकर कितना हो गया, 2.8% हो गया।
पुराना पेंशन वाला स्कीम अगर लागू करेंगे तो भाई साहब पैसा तो देना पड़ेगा आपको, कर्मचारी जो आपके भूतपूर्व कर्मचारी रहे उनको अलग से। तो इसके लिए इनका जीडीपी, स्टेट जीडीपी कितना था, जीएसडीपी, स्टेट क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना तो एस लगा देगा, स्टेट हो जाता है, ठीक है। ध्यान में करो, 4.1 से घटकर कितना हो गया, 2.8 हो गया, ठीक है। ध्यान में, जो कि मतलब एक प्रकार से चिंता का कारण है। इससे राज्य क्या हो जाएगा, राज्य दिवालिया भी हो सकता है भाई। राज्य दिवालिया हो जाएगा, किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा, केंद्र के ऊपर पड़ेगा। अब पंजाब जैसा राज्य तो ऑलरेडी दिवालिया होने के कगार पे, पंजाब की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। अब देखेंगे राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से गुजरात और हिमाचल प्रदेश को सहायता मंजूरी मिली है। केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से गुजरात को 338 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश को 634 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदाओं के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ से लगभग 634 करोड़ रुपए की तत्कालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इससे पहले राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एसडीआरएफ को अपने हिस्से की 584 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ज्ञापन की प्रतीक्षा के लिए बिना नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम भी तैनात की गई है। हिमाचल प्रदेश को तत्काल राहत कार्य के प्रबंधन की मदद करने के लिए इस वर्ष अगस्त में एनडीआरएफ से 200 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि भी जारी की गई थी। तो दो मतलब राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर क्या होता है, नेशनल डिजास्टर आरसी का रिसोर्स क्या होता है, देख लीजिएगा फुल फॉर्म। इनसे मतलब किसे, गुजरात और हिमाचल को मतलब क्या मिला, मदद मिला है। गुजरात को कितना मिला है, 338 करोड़, हिमाचल को कितना मिला है, 634 करोड़, ठीक है। ध्यान रखें, अफीम के अवैध कारोबार में लगातार वृद्धि हो रही है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अफीम के अवैध कारोबार में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। क्या रिपोर्ट कहता है, रिपोर्ट दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 खेती उत्पादन और प्रभाव। दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम पोस्ट की खेती का आकलन किया। पोस्ट मतलब पोस्ट था, ठीक है, वहीं से अफीम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल में क्या क्या होता है, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एक गोल्डन ट्रायंगल, एक होता है गोल्डन क्रिसेंट होता है। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और मतलब पाकिस्तान आता है, दोनों को दोनों, ये और ये दोनों, ये 6 देश है ना, इसमें 3 गोल्डन क्रिसेंट में है, 3 गोल्डन ट्रायंगल में। ये अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। इनकी अर्थव्यवस्था बहुत हद तक अफीम पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, फिक्स होती है, ठीक है। पहले अफगानिस्तान जो था, तालिबान वहां पे क्या करते थे, बहुत अधिक अफीम का उत्पादन करते थे। हालांकि तालिबान आप बोलते हैं नहीं करते हैं। तो अफगानिस्तान में गिरावट के बाद म्यांमार अब दुनिया का शीर्ष अफीम प्राप्ति का स्रोत बन गया है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में गिरावट आई है तालिबान की सरकार आने के बाद। दुनिया में सबसे बड़ा मतलब अफीम का उत्पादक देश कौन बन गया था, म्यांमार बन गया, क्योंकि म्यांमार में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के वहां पे सैनिक शासन स्थापित किया गया है। अब एक लक्षित मूल्यांकन में भारत के साथ म्यांमार की सीमा पर, ठीक है, संगाइन में पर्याप्त मात्रा अफीम की खेती के संकेत भी मिले हैं। मतलब भारत से जो सीमा सटा हुआ संगाइन का जो इलाका है, वहां पर अफीम का खेती किया जा रहा है। अब म्यांमार भारत के साथ सीमा बनाता है, तो अफीम तस्कर जैसे भारत में भी क्या कर रहा है, अफीम पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखें, म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी लगती है, तो 1643 किलोमीटर की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगती है, ठीक है। कौन कौन राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाती है बताइए तो, मिजोरम, मणिपुर, मणिपुर, नागालैंड अरुणाचल सर, प्रदेश। नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी। ठीक है। ये सब मतलब क्या करती है, तो यहाँ से मतलब अफीम का भारत में भी आपको देखने को मिलेगा, असर इसका देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, तो ये सारे के सारे आपने जो देखे ये करंट अफेयर चर्चे में थे, ठीक है। अभी मैं आप लोग से पूछूंगा, ठीक है, क्या पूछूंगा, चलिए, अल्टर्स फंड कौन सा देश बना, अल्टर्स फंड, यूएई। सभी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, नीचे के लोग कहानी सुनने आते हैं क्या, हाँ, बार बार समझाता हूँ ना बोलने के लिए, तो शांत से माइक बंद करके बैठे रहते हैं आप लोग, ठीक है। यूएई ने बनाया अल्ट्रास फंड, ठीक है। कितने राशि से निवेश किया, शुरुआती राशि कितने निवेश किया है, 30 बिलियन ठीक डॉलर। है। इसमें टारगेट कितना है, टारगेट कितना है, 500 बिलियन। ठीक है, बताना। ये जो है, ठीक है, वेनेजुएला में, ठीक है, एस से भी क्या नाम है इसका पे, एस से
कीवी को वो क्षति जो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये? तेल के लिए ना सर, तेल उत्पादन इसका इस पे अधिकार किसका है? वेनेजुला का, गुयाना गुयाना का का, गुयेना का गुयाना का। अधिकार है, ठीक है। गुयाना का वेनेजुएला ने जन्म संग्रह करवाया इसको अपने इधर मिलाने के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नाइजर की बात करेंगे। नाइजर जो है फ्रैंकोफोन नेशंस के साथ अपने सारे सहयोग, अपने सारा रिलेशन मतलब खत्म किया। फ्रैंकोफोन नेशंस कौन है? फ्रांस का है इसमें जो सर, ऐसा संगठन जिनका फ्रेंच प्रथम या द्वितीय भाषा मतलब क्या फ्रेंच है, ठीक है। फ्रेंच हाँ। नाम बताइए, क्या नाम है? सुल्तान बैथम बिन सुल्तान हैथम बिन तारिक। तारिक। बताना है से मतलब से ईरान ईरान ने कुल कितने देशों पर बिना वीजा के मतलब उस पे आगमन के लिए आदेश जारी किया है? 33। 45। टोटल कितने हो गए? टोटल 45 हो गए, ठीक है। मतलब 45 देश जो बिना वीजा के ईरान के सैर के लिए जा सकते हैं। अफ्रीकन देश ने मतलब क्या क्या ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, ठीक है। क्या नाम है देश का नाम? अंगोला। किसने छोड़ा है? तो अंगोला ने छोड़ा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओपेक में देशों की संख्या अब कितनी रह गई है? 12। 12 12 रह गई, ठीक है। 12। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में 1960 बगदाद, बगदाद। बगदाद। बगदाद में हुई थी, वेरी गुड, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। राज्य के मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया। यहाँ पे कैलिफोर्निया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इजरायल और हमास के बीच समझौता कराने के लिए 3 सूत्री, ठीक है, 3 सूत्री विचार किस देश ने प्रस्तुत किए हैं? मिस्र ने। मिस्र ने मिस्र। सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। क्रिया कोष के तहत, ठीक है, केंद्र के द्वारा सहायता दिया गया किन 2 राज्यों को सहायता दिया गया है? हिमाचल प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश और गुजरात को। गुजरात के कारोबार करने वाला देश गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन शामिल होता है? म्यांमार, ईरान थाईलैंड। पाकिस्तान ईरान ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अफगानिस्तान। गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन आता है? गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार थाईलैंड और लाओस। थाईलैंड और म्यांमार है, थाईलैंड है और कंबोडिया है, ठीक है। सॉरी, लाओस है, सॉरी, कंबोडिया बोल दे, लाओस, ठीक है। लाओस अफीम उत्पादक, सबसे अधिक अफीम का उत्पादक करने वाला कौन देश बन गया है? म्यांमार। म्यांमार ये बहुत अच्छा, ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस तीनों तो एक ही साथ ऐसे सटे हुए। इस सबको मिला के इंडो चाइना बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? इंडो चाइना, इंडो चाइना। ठीक है। ट्रिक अब याद आते कर हैं सकते कहाँ सर, पे? इधर भी तीनों साथ ही में सर, उधर भी तीनों साथ ही में है। हाँ, वो सब ईरान, साथ में रहता है। अफगानिस्तान, अफीम उत्पादन होता है सिर्फ में, ठीक है। स्टेट के जीडीपी की बात करेंगे तो चिंता का 4.1 से घटकर कितनी आ गई है? 2.8। सर एजेंसी का, तीनों एजेंसी का नाम बताइए जो कि भारत में देती है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज फीच मूडीज हो और गया और फीच हो गया, ठीक है। किस द्वारा ठीक है? बिल्कुल। अगर सॉवरेन रेटिंग, भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां विभिन्न देशों के सरकारों से उधार चुकाने की क्षमता, मतलब भारत की सरकार की उधार चुकाने की क्षमता मतलब क्या बेहतर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।